Dear students of English Grammar, we welcome you in our lecture 13 Hindi version lecture in which we have a series voice from active voice to passive voice. इस सीरीज में हमारा टॉपिक है इन्फिनेटिव बेस्ड एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में ट्रांसफॉर्म करना। स्टूडेंट्स, वह सेंटेंसेस जो इन्फिनेटिव बेस्ड होते हैं, सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। इन्फिनेटिव वर्ब का वह यूज़ है जिसमें हम वर्ब को टेंस बेस्ड रूप में यूज़ नहीं करते, बल्कि हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को जब यूज़ करते हैं तो ये किसी भी टेंस के साथ यूज़ की जा सकती है। इन्फिनेटिव को पर्पस शो करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और बेसिकली जो इन्फिनेटिव का जो रूप है वो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म के रूप में आपको देखने के लिए मिलता है। ये किसी भी टेंस में यूज़ की जा सकती है। ये इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड कहीं भी किसी भी तरह से यूज़ की जा सकती है। इसके ऊपर टेंस का कोई असर नहीं होता क्योंकि ये मेन वर्ब नहीं है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इन्फिनेटिव है वह नॉन फाइनाइट है और नॉन फाइनाइट पर टेंस का कोई असर नहीं होता। इसका एक अपना पर्टिकुलर चेंज होता है कि एक्टिव वॉइस में टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाना है और पैसिव वॉइस में अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करना है। यहाँ हम देखेंगे कि इन्फिनेटिव के कई सारे टाइप्स हैं। इन्फिनेटिव का पहला टाइप है सिंपल इन्फिनेटिव, जिसमें टू प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम जानेंगे कि एक है परफेक्ट इन्फिनेटिव, जिसके अंदर टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म यूज़ किया जाता है। एक है बेयर इन्फिनेटिव, जिसमें टू का यूज़ ही नहीं किया जाता। और एक है कॉन्टिन्यूअस इन्फिनेटिव, जिसमें टू बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ किया जाता है। हमारे सामने अक्सर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आता है, तो जब भी हम टू बी के साथ आईएनजी देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सबको जानने के लिए हमें नॉलेज को वाइड करना ज़रूरी है और इस नॉलेज को वाइड करने के लिए एक गहरी जानकारी, डीप जानकारी रखने के लिए प्लीज़ आप जुड़े रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज से और हमारे लेक्चर्स को आप सुनते रहिए। इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और हमारे लेक्चर्स आपको पसंद ज़रूर आएंगे और पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टूडेंट्स, मैं हूं एम रहमान और आप अटेंड कर रहे हैं और ऐसे क्लासेस, और आज आप सीखने जा रहे हैं इन्फिनेटिव बेस्ड एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव का एक सामान्य स्ट्रक्चर क्या होता है। आमतौर से जब हम मेन वर्ब यूज़ करते हैं तो हम कभी डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, कभी हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब जब हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जब हम कोई लिंकिंग वर्ब यूज़ करते हैं इज़, आर, एम, और उसके बाद हम टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये इन्फिनेटिव का एक सामान्य स्ट्रक्चर है। अब हमें जो वर्ब्स पैसिव वॉइस में बदलने की हैबिट है उसमें हमारे पास कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है और मेन वर्ब होती है, उसको फिर हम अकॉर्डिंगली टेंस के अनुसार बदलते हैं पैसिव वॉइस के पैटर्न पर। लेकिन आज आपके सामने जो स्ट्रक्चर है वह बिल्कुल नया और स्ट्रेंज है। तो हमारा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब इज़, आर, एम, वॉज, वर हो सकता है, उसके बाद टू प्लस फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 से कि हमारा जो ये स्ट्रक्चर है ये कैसे पैसिव वॉइस में चेंज होता है। आई एम टू टीच देम इन द क्लासरूम। अब ये जो हमने यहाँ पर एक्टिव वॉइस आपके सामने जो स्ट्रक्चर दिया है, देखते हैं कि इसकी जो फॉर्मेशन है पैसिव वॉइस में कैसे होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप ऑब्जेक्ट पहले लेकर आते थे सब्जेक्ट की प्लेस पर, वैसे ही आपको यहाँ भी ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस में बिगिनिंग में लेकर के आना है, टू बी करना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब करनी है और उसके बाद बाय सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट जो कि ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। ये ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये सब्जेक्टिव केस क्या है, ये आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल के साथ बताया जा चुका है। हमारे पास सेंटेंस है आई एम टू टीच दैम इन द क्लासरूम। अब हमने यहाँ पर देखा कि आई हमारा जो है वो सब्जेक्ट है और दैम ऑब्जेक्ट है। तो बिल्कुल हमने सिंपली दैम को आई की जगह पर हम लाए, यानी दैम ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम नॉमिनेटिव केस में हमने सब्जेक्ट की जगह ला कर रखा। उसके बाद दैम दे के अनुसार हमने दैम को दे में चेंज किया, दे के अनुसार आर लगाया और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देना है। इसके बाद रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपने कॉपी कर लिया और ये जो आई था इस आई को आपने यहाँ बाय मी पर लिख देना है, लास्ट में बाय मी के फॉर्म में लिख देना है।
इसके बाद हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है जो कि इंटेरोगेटिव बेस्ड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं वर वी टू स्टडी ज्योग्राफी वेल। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आई हुई है और एक्चुअल में ये लिंकिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं कही जा सकती है। हेल्पिंग वर्ब जब होती है जब इसके साथ कोई मेन वर्ब यूज़ हुई हुई हो, और यहाँ पर कोई मेन वर्ब नहीं है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब कहलाएगी। मीन्स होना, होना के सेंस में हमने वर्ब यूज़ किया है। तो हमारा जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस इन्फिनेटिव का, टू स्टडी का, तो ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी हम कहाँ पर लाए? ज्योग्राफी को हमने वी की जगह पर प्लेस कर दिया और ज्योग्राफी के लिए वॉज लगा दिया। टू बी प्लस थर्ड फॉर्म करने के बाद जो रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस था वो लिखा, और जो बिगिनिंग में हमारा सब्जेक्ट था उसको हमने बाद में बाय के साथ ऑब्जेक्टिव केस में लगा दिया। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे सिंपल इन्फिनेटिव टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म होता है और बाकी फॉर्मेलिटीज़ एक नॉर्मल पैसिव वॉइस जैसी होती हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में हम देखते हैं कि यू आर नॉट टू फॉलो मी सर। हमने यहाँ पर सर को एडिशनल वर्ड के रूप में लगा कर दिखाया है ताकि आपको ये हैबिट पड़ जाए कि पैसिव वॉइस किसी भी टाइप के सेंटेंस का एक हिस्से में आते हैं और वह किसी भी तरह से यूज़ हो सकता है, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो कोई क्लोज हो। और यहाँ पर हमने सर को वोकेटिव केस में स्पेशली यहाँ यूज़ करके दिखाया है कि इस सर जैसे वोकेटिव केस का यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप अभी देखेंगे यू वर नॉट टू फॉलो मी, तो यहाँ पर यू सब्जेक्ट है और फॉलो का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो बिल्कुल आप मी को पहले यहाँ पर पिक करके लाए और आई के अनुसार आपने पास्ट को देखते हुए वॉज किया। नॉट की जगह रहा और नॉट के बाद टू बी आता है। तो टू नॉट से पहले नहीं आता, नॉट के बाद टू बी आता है, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म। और वही फॉर्मेलिटी आपने यहाँ पर की, यू को बाय यू में चेंज किया और सर को बाद में लगा रहने दिया। नो में ये जो वोकेटिव केस है इसे बाद में लगाएं तो बेटर रहता है। तो यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन हुआ आई वॉज नॉट टू बी फॉलोड बाय यू सर। इन एग्जाम्पल नंबर 4 ही हैज़ टू परफॉर्म हिज ड्यूटी देयर। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लिंकिंग वर्ब अब जा चुकी है और यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ब की फॉर्म है हैज़, हैव, हैड हमने यूज़ करना शुरू किया है। एक न्यू टाइप ऑफ एग्जाम्पल है। अब देखते हैं इस हैज़ के साथ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का क्या करते हैं। कुछ नया नहीं करना है आपको, बिल्कुल यूजुअली जैसे पीछे करते थे आप उसी तरह से आपने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पिक करना है। ऑब्जेक्ट को पिक करके बिगिनिंग में सब्जेक्ट की जगह लाना है, हैज़ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का और बाद में बाय हिम। इट मीन्स आपने बिल्कुल वैसे ही इसको लिखा है जैसे कि यूजुअल सेंटेंसेस करते थे। तो कहने का मतलब ये रहा इज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का इज़ टू बी थर्ड फॉर्म, उसी तरह से हैज़ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का हैज़ टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक नए स्ट्रक्चर के साथ हम यहाँ पर मौजूद हैं और हमारा नया स्ट्रक्चर, नया सिंटैक्स है, इट इज़ टाइम टू बैन सम ड्रग्स। तो ऐसे केस में जब लिंकिंग वर्ब बेस्ड एक जो पार्ट है सेंटेंस का वो पहले आता है तो हम इस तरह के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को एज इट इज़ टाइम के रूप में लिख देते हैं। उसके बाद हम फॉर एडिशनली लगाते हैं और जो इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट है उसको हम पहले ले आते हैं और टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या इसका सोल्यूशन बनता है। इसका सोल्यूशन बनेगा इट इज़ टाइम फॉर सम ड्रग्स टू बी बैंड। तो इसको आप किसी भी तरह के सेंटेंस में बार बार यूज़ कर सकते हैं। सपोज इट इज़ नॉट द टाइम टू क्लोज द शॉप्स, तो हो जाएगा इट इज़ नॉट द टाइम फॉर द शॉप्स टू बी क्लोज्ड। तो ये नेगेटिव हो आपका असर्टिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ टाइम एक साथ रहता है, फॉर एडिशनल लगाया जाता है और जो इन्फिनेटिव के बाद आपका ऑब्जेक्ट है उसे पहले लाकर आप टू बी प्लस थर्ड फॉर्म कर देते हैं। इसके बाद हम आते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 पर। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमारा सेंटेंस है सुमित विल नॉट हैव टू लीव हिज ऑफिस नाउ। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है? टू लीव इन्फिनेटिव का जो ऑब्जेक्ट है वह है हिज ऑफिस। तो आप हिज ऑफिस कहाँ ले आए? सब्जेक्ट सुमित के प्लेस पर, जो कि हमने ब्लू कलर से डिनोट किया है। और वैसे ही अभी आपने प्रेजेंट देखा, पास्ट देखा, ठीक है, आपने हैज़ देखा। अभी यहाँ पर हमने फ्यूचर में यूज़ किया है इन्फिनेटिव को। फ्यूचर के साथ हमने यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ब है उसका एक नया फॉर्म आपके सामने यूज़ किया है। तो यहाँ पर है हिज ऑफिस विल नॉट हैव टू बी लेफ्ट। तो यहाँ पर हैव एक्स्ट्रा है और नॉट हैव से पहले लगना है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आपकी हेल्पिंग वर्ब, हमने पीछे परफेक्ट टेंसेस में भी ये बताया था कि विल के साथ अगर हैव है और कुछ और भी आगे है, बीन है, तो आप क्या करते हैं कि नॉट पहले वाले पार्ट विल के बाद लगता है और हैव टू बी लेफ्ट एक साथ रहता है। नाउ बचा हुआ पार्ट सेंटेंस का, उसके बाद बाय सुमित जो कि सब्जेक्ट है, आपने उसको ऑब्जेक्टिव केस में बाय के साथ लगा देना होता है। इसके बाद आपके पास स्टूडेंट्स एक नया स्ट्रक्चर है, द हाउस ऑफ मिस्टर खन्ना इज़ टू लेट। देखिए हाउस जो है अपने आप में ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब में आया है, इन्फिनेटिव के साथ आया है, इसलिए जिस सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं होती तो उसमें ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पर इतना फोकस नहीं किया जाता, और उसमें ऑब्जेक्ट हो या सब्जेक्ट हो वो एक नॉर्मल सेंस देता है। लेकिन जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमें ये पर्टिकुलर देखना पड़ता है कि ऑब्जेक्ट होना ज़रूरी है या पैसिव वॉइस को बनाने में बिगिनिंग में। तो यहाँ पर द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता इज़ टू लेट, तो ऑलवेज रिमेंबर कि टू लेट जो होता है उसका मतलब होता है किराए के लिए खाली है। तो यहाँ पर हो जाएगा द हाउस ऑफ मिस्टर गुप्ता इज़ टू बी लेट। ये एक विशेष प्रकार का पैसिव वॉइस है जिससे आपको यहाँ से सीधे समझ लेना है। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी पहले लगा हुआ है और सेम बिल्कुल इसकी जगह इज़ आ जाएगा और इसी को आप पैसिव वॉइस फॉर्म में कर देंगे, इज़ टू बी लेट। इसके बाद हमारा जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 8, इसमें कुछ आपको विशेष समझने को मिलेगा। माई आंट हेट्स टू स्लीप इन द डे। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर हमने देखा कि हमारी जो मेन वर्ब है हेट्स, इसके साथ टू स्लीप जुड़ा हुआ है। तो आमतौर से हम ये करते थे कि हमने जैसे ही मेन वर्ब देखी उसके बाद हम नाउन और प्रोनाउन की सर्च करते थे और ऑब्जेक्ट के रूप में हम उसे फाइंड करते थे। लेकिन यहाँ पर तो हमें नाउन और प्रोनाउन बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा और आगे फुल स्टॉप आ गया है। अगर हम यहाँ पर डे को कहें कि डे हमारा नाउन हमें ऑब्जेक्ट मिल गया तो ये रॉन्ग होगा क्योंकि इन द डे एडवर्ब है। तो अब यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। आपका यहाँ इन्फिनेटिव आ गया है, यहाँ पर आपका मेन वर्ब है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप हेट के बाद एक ऑब्जेक्ट मान लें। हालांकि टू स्लीप एक ऐसी वर्ब है जो कि आपकी ऐसी वर्ब है जिसमें जो है आपका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। तो जो आपकी वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब के एतबार से अगर हम देखें तो दो तरह की होती हैं, एक ट्रांजिटिव और एक इंट्रांजिटिव। एक में आपका ऑब्जेक्ट होता है और दूसरे में ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो स्लीप का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हम इस इन्फिनेटिव का पैसिव वॉइस तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर मार्क लगाया है। अब जो हेट्स है, हेट्स का ऑब्जेक्ट हो सकता है, वह एक अलग बात है कि हमने यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखा, लेकिन हेट का ऑब्जेक्ट हो सकता है। बट इस सेंटेंस में हेट के बाद एकदम से इन्फिनेटिव हमने यूज़ कर दिया, जस्ट आफ्टर हेट आई हैव यूज्ड इन्फिनेटिव। तो ऐसे केस में स्लीप का अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम इसका पैसिव वॉइस बना लेते, लेकिन हेट का ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, बट हो सकता है। जैसे कि आई हेट हिम, हम हिम ना लिखें लेकिन हेट का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऐसे केस में अगर होता है तो हमने इट को ऑब्जेक्ट मानकर अपने आप से ही यहाँ पर सपोज करके बिगिनिंग में ले लिया। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने माई आंट हेट्स इट मानकर हमने इट इज़ हेटेड कर दिया। अब यहाँ पर जो लिखा है इट इज़ हेटेड टू स्लीप इन द डे, अब यहाँ पर जो है आपका एक जो शब्द हैं माई आंट, जो यहाँ पर आपका बाकी रह गया है, आप इसको यहाँ पर माई आंट लिख सकते हैं, बाय माई आंट। तो ये जो बाय माई आंट है ये आपका बिगिनिंग में भी लिखा जा सकता था। कहाँ पर, इट इज़ हेटेड टू स्लीप बाय माई आंट इन द डे। लेकिन अगर आप चाहें कि आप इसे बाद में लिखें तो बाय माई आंट आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से क्या देखा हमने ये देखा कि जो हमारा एक्टिव वॉइस है जिसमें मेन वर्ब भी है, जिसमें इन्फिनेटिव भी है, लेकिन मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, और जो इन्फिनेटिव पर वर्ब दी है उसका ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो हम अपने आप से इट का यूज़ कर लेते हैं। तो आप इट का यूज़ करने पर आप इट बिगिनिंग में लगाएंगे, माई आंट जो कि सब्जेक्ट है के प्लेस पर आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद वही फॉलो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल, उसके बाद आप टू स्लीप लगाएंगे इन द डे बाय माई आंट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जब हम पैसिव वॉइस मेन वर्ब का यानी फाइनाइट वर्ब का बनाते हैं तो हम नॉन फाइनाइट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं, और जब हम
पैसिव वॉइस नॉन फाइनाइट का बनाते हैं तो हम फाइनाइट वर्ब या मेन वर्ब को एज इट इज छोड़ देते हैं। अब ये बात हम कहाँ देखेंगे, ये बात अब हम अगले एग्जाम्पल में समझने जा रहे हैं। सेंटेंस थोड़ा लंबा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। आई एक्सपेक्ट माई फादर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि आई एक्सपेक्ट माई फादर, हमने माई फादर को आधा जो कवर किया है ब्लू कलर से किया है और आधा कवर हमने रेड कलर से किया है। तो इसका वजह यह है कि एक्सपेक्ट का ऑब्जेक्ट है माई फादर और टू सॉल्व के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है माई फादर। तो माई फादर जो है कॉमन है बीच में। तो अब पहली बार में जो हम पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं वो हम बनाने जा रहे हैं नॉन फाइनाइट का। नॉन फाइनाइट का जो ऑब्जेक्ट है वो है दिस प्रॉब्लम, सब्जेक्ट है माई फादर, और फाइनाइट वर्ब जो मेन वर्ब है उसका सब्जेक्ट है आई और ऑब्जेक्ट है माई फादर। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने नॉन फाइनाइट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो मतलब जो मेन वर्ब वाला जिसे फाइनाइट का पार्ट कहते हैं उसे एज इट इज लिख लीजिए। साधारण शब्दों में जिस पार्ट का पैसिव वॉइस आप बनाने जा रहे हैं उसका पैसिव वॉइस बनाना है, जिसका नहीं बनाना उसको एज इट इज लिखना है। तो यहाँ पर हम बिगिनिंग के पार्ट का पैसिव वॉइस नहीं बना रहे हैं, इसलिए हमने आई एक्सपेक्ट एज इट इज लिख दिया। और यहाँ पर अब हमने हमने ये किया कि जो टू सॉल्व का ऑब्जेक्ट है दिस प्रॉब्लम उसको हमने माई फादर की जगह पर लिख दिया और टू सॉल्व को टू बी सॉल्व कर दिया और माई फादर इधर आ गए टू सॉल्व के बाद में बाय माई फादर के रूप में इमीडिएटली, और आपने सारा सेंटेंस कॉपी कर दिया। अब जो दूसरा हमारा सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में आप देखेंगे कि हमने अब की बार टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब हम बिगिनिंग वाले पार्ट, मेन वर्ब वाले पार्ट या फाइनाइट वर्ब वाले पार्ट का पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं। तो माई फादर कहाँ जाएगा, आई की जगह पर, और ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो माई फादर इज़ एक्सपेक्टेड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इमीडिएटली बाय मी। तो ये आपने उस नॉर्मल स्ट्रक्चर से पैसिव वॉइस बना लिया जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के हिसाब से पैसिव वॉइस बनाया करते थे। अब यहाँ पर आपके पास एक नया सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 10। इस सेंटेंस नंबर 10 में आप देखेंगे अ पेन इज़ टू राइट विद। अब जो पेन है अपने आप में ऑब्जेक्ट है क्योंकि लिखेगा कोई और, चूँकि ये लिंकिंग वर्ब इसके साथ है इसलिए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही इसका कोई एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस होता है सीधे सीधे। लेकिन अगर हमने ये ठान लिया कि नहीं इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना है, टू राइट यहाँ पर दिया गया है तो बन जाएगा। तो आप क्या करेंगे कि इट को आप ऑब्जेक्ट मान लेंगे और पहले ले आएंगे और इट के साथ इज लगाएंगे जैसे कि लगा हुआ है, और टू बी रिटिन विद अ पेन। तो यहाँ पर बाई अ पेन की जगह जो विद है वो टूल होने की वजह से हमने विद यूज़ कर लिया, क्योंकि बाई तो कोई डूअर, कोई ह्यूमन बीइंग के लिए लगाया जाएगा और पेन जो है एक टूल है इसलिए हमने विद लगाया। तो हमारा पैसिव वॉइस हो गया इट इज़ टू बी रिटिन विद अ पेन। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा जो एग्जाम्पल है नया वो है ही वॉज टू हैव अटेंड द मैरिज बट ही फेल इल। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने परफेक्ट इन्फिनेटिव को यहाँ पर यूज़ किया है। अब तक पिछले एग्जाम्पल में आपने देखा था कि हमने वॉज, वर, इज़, आर, एम, हैज़, टू के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पर हम हैव भी यूज़ कर रहे हैं और वॉज भी यूज़ कर रहे हैं। तो देखते हैं क्या करना है। आप जानते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट के पैसिव वॉइस बनाते थे तो क्या करते थे कि हैव के साथ बीन लगाते थे। वैसे ही यहाँ भी होना है, लेकिन यहाँ पर जो ये हैव है ये टू के साथ है। तो हमारा जो एक्टिव वॉइस है, लेट्स सी, ही वॉज टू हैव अटेंड टू हैव अटेंडेड द मैरिज बट ही फेल इल। He was to have attended the marriage but he fell ill। तो ये to have attended उस केस में लगाया जाता है कि ऐसा करना था बट ये कार्य सफल नहीं हो सका। तो but he fell ill चूँकि वह बीमार था। तो ये क्लोज भी है, इसमें कॉम्प्लिकेशन हमने बढ़ाकर दिखाई है। तो नो वरी, इसके अंदर क्या करना होता है कि जिस पार्ट में आपको ऑब्जेक्ट मिले उस पार्ट का पैसिव वॉइस बनाना है। तो जो आपका एक्टिव है ये, इसमें ही सब्जेक्ट है और मैरिज ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने क्या किया कि यहाँ पर आपने जो आपको यहाँ पर मैरिज दिया हुआ है तो यहाँ देखेंगे कि मैरिज से पहले आपका दा लगा हुआ है और यहाँ पर दा लगा हुआ नहीं है, तो आप यहाँ भी दा का यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, आपका सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द मैरिज वॉज टू हैव बीन अटेंडेड बाय हिम बट ही फेल इल। तो यहाँ पर हमने देखा अगर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म बनेगा और टू हैव
प्लस थर्ड फॉर्म का अगर आप पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। दोबारा से सुन लीजिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म का पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म, और टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस टू हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो इस तरह से हमारा पैसिव वॉइस बना, द मैरिज वॉज टू हैव बीन अटेंडेड बाय हिम। हमने बाय हिम यहीं पर फिनिश कर दिया और अगले पार्ट में नहीं लगाया, और उसके बाद हमने जो हमारी दूसरी क्लोज थी बट ही फेल इल हमने लिख दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल बेयर इन्फिनेटिव का भी ले लेते हैं। बेयर इन्फिनेटिव वह इन्फिनेटिव होता है जिसमें हम टू का यूज़ नहीं करते। तो सेंटेंस नंबर 12 में हमने सेंटेंस देखा आई मेड हिम लाफ। तो आई मेड हिम लाफ में क्या है कि जो हमारा मेड है वो मेन वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, लाफ बेयर इन्फिनेटिव है जिसमें टू का यूज़ नहीं किया, मेड के साथ टू का यूज़ नहीं किया जाता। तो ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी। तो यहाँ पर हमने हिम को बिगिनिंग में सब्जेक्ट की जगह नॉर्मली लगाया, यूजुअली जैसे आप लगाते हो, पास्ट इंडेफिनिट होने की वजह से आपने वाज लगाया, उसके बाद आपने थर्ड फॉर्म लगाई, और टू लाफ। तो यहाँ पर एक विशेष और एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब मेड वाला कोई सेंटेंस हो और उसका आगे आपने बेयर इन्फिनेटिव यूज़ कर रखा हो, लेकिन जब आप पैसिव वॉइस में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप इसे सिंपल इन्फिनेटिव बनाते हैं। मतलब आप जो आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं वो तो आप मेन वर्ब फाइनाइट से ही बनाते हैं, लेकिन इसमें एडिशनली टू आपको कंपल्सरीली लगाना ही होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने मेन वर्ब का पैसिव वॉइस बनाया और साथ में हमने एक नया काम ये किया कि उस लाफ से पहले टू एडिशनली हमने लगा कर दिखाया। तो ही वॉज मेड टू लाफ बाय मी। तो स्टूडेंट्स ये थी डिटेल स्टडी ऑफ द पैसिव वॉइस सेंटेंसेस बेस्ड ऑन इन्फिनेटिव। तो इसमें सभी तरह के एग्जाम्पल्स को हमने यहाँ पर समावेश करने की कोशिश की है। हालांकि कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव और दूसरे कुछ रूल्स अभी बाकी हैं। देखते रहिए और ऐसे क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को अगले लेक्चर्स में उनको पूरा कर लिया जाएगा। तो इस तरह के नए एग्जाम्पल्स और बिल्कुल नए टाइप के ग्रामर के स्टडी को देखते रहने के लिए और हमारे लेक्चर को सबसे पहले हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। और लेक्चर हमारा अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।